इंसान इस दुनिया का सबसे शातिर प्राणी है। इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आज चांद तक पहुंच गया है। पर कभी कभी ये इंसान अपने दिमाग को तो छोड़ो, इंसानियत को भी भूल जाकर ऐसे कई कारनामे को अंजाम देता है जो कि पूरे इंसानियत के ऊपर कई सवाल खड़ा करता है। और आज के इस वीडियो में हम इंसान के दरिंदगी के ऊपर एक ऐसे किस्से को जानने वाले हैं जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो आज इस वीडियो का टाइटल है द रेप ऑफ नैनकी। इस दिल दहला देने वाले घटना को लोग द नैनकिंग मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया वीडियो फुटेज और इमेज बहुत ही सेंसिटिव है। इवन बहुत सारे इमेज और वीडियो यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। सो हमें बहुत जगह पर ब्लर इफेक्ट का यूज किया है। कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। ये घटना के दो मुख्य किरदार हैं, चीन और जापान। आज भले ही चीन पूरे दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा हो, पर इतिहास में ये बात बिल्कुल ही उल्टा था। और जापान की बात करें तो आज के टाइम पे जापान को एक शांतिपूर्ण देश के रूप में माना जाता है, जहाँ पे क्राइम रेट बाकी देशों के हिसाब से बहुत ही कम है। पूरे दुनिया के नजरों में जापान को एक बेचारे देश के रूप में आंका गया है, क्योंकि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए के द्वारा 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ था। पर 1945 से पहले की यानी 1937 की बात करें तो हमें जापान के डार्क साइड के ऊपर पता लगता है। असल में उस टाइम में जापान बड़े ही तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपने इंडस्ट्री सेक्टर को ज्यादा मजबूत बनाकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के फिराक में था। पर दिक्कत वाली बात यह थी कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड था और जितना भी था वो धीरे धीरे खत्म होते आ रहे थे। और इसी कमी को पूरा करने के लिए तब एम्पायर ऑफ जापान ने कोरिया के ऊपर हमला करके इसे अपने कब्जे में लेने का सोचा, क्योंकि कोरिया में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज थे। पर इस ख्वाब के बीच खड़ा हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वो कई अरसों से कोरिया से अपना प्राकृतिक संसाधनों के जरूरतों को पूरा करते आ रहा था। चीन ने भी कोरिया को अपने में शामिल करने के लिए जापान के विपक्ष जंग में उतर गया और इस वार का नाम सेकेंड सीनो जापानीज वार रखा गया। उस टाइम पे जहां पर जापान में एम्परर हिरोहितो का शासन चल रहा था, वहां पे चीन में तभी चिंग काई शेक का शासन चल रहा था और वो अपने देश के नागरिकों के हित के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। इसी का फायदा लेकर माओ जेडुंग अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाकर सत्ता को अपने हाथों में लेने के फिराक में थे। इन दोनों के आपसी मामलों के चलते चीन के आम नागरिक बहुत ही सफर होते थे और इस सफरिंग को दुगना बनाया जापान ने, जब उसने जुलाई 1937 में चीन के ऊपर हमला कर दिया। हमला करते ही जापान ने शंघाई शहर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो नानकिंग शहर के ओर बढ़ने लगे, क्योंकि नानकिंग तब चीन का कैपिटल हुआ करता था। इस काम के लिए जापान ने जनरल लावेन मात्सुई को भेजा। 9 दिसंबर 1937 को जब नानकिंग शहर पे अटैक हुआ, तब चीन के नेशनल लिबरेशन आर्मी के जनरल टैंग शेंजी 80,000 आर्मी के एक टुकड़ी को लेकर जापान के सेना को सामना करने के लिए चले गए। पर जापान ने सिर्फ 2 दिन में ही 25 से 30,000 आर्मी को मौत के घाट उतार दिया। जापान के इस स्ट्रेंथ को देखकर चियांग काई शेक ने अपने जनरल मात्सुई को ये आदेश दिया कि बचे कुछ सेना को लेकर वो तुरंत ही नानकिंग शहर को छोड़ दे। 12 दिसंबर को जब चीनी सेना ने नानकिंग शहर को अपने हालत में छोड़ दिया, तभी अगले ही दिन यानी 13 दिसंबर को जापान के सेना ने नानकिंग शहर के लोगों के ऊपर जो बर्बरता मचाया वो आज भी रूह कपा देता है। जापान के सेना ने चीन के आम जनता को जब चाहे गोली मार दिया, यहाँ तक कि 8 साल लड़की से लेकर 80 साल बूढ़ी औरतों का रेप किया। उन्होंने बहुत सारे परिवारों के पुरुषों को लेकर यांगत्से नदी के किनारे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने इतने लोगों को मारा कि वो नदी पूरा लाल पड़ गया। कभी कभी तो वो लोगों को जिंदा जमीन पे गाड़ देते थे। अगर उन्हें ये भी पसंद न आए तो वो लोगों को अपने गर्दन तक जमीन में दफनाकर भूखे कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया करते थे, ताकि वो उनके सर को नोच के खा सके। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ये सब वो अपने मनोरंजन के लिए करते थे। वो हर रोज रात को 2000 से भी ज्यादा लड़कियों का रेप किया करते थे और इसी काम के लिए वो किसी भी एज के फीमेल को नहीं छोड़ते थे। अगर कोई भी लड़की इसके लिए इनकार करती थी, वो तुरंत ही उसके गुप्तांगों में भाला या तो फिर गोली मार दिया करते थे।
इन सब घिनौने काम से लड़कियां खुद को बचाने के लिए अपने सर का मुंडन करके लड़कों के भेष में रहने लगे, इस आस में कि उन्हें मौत नसीब हो जाए पर उनके हवस का शिकार ना होना पड़े। जरा सोच के देखिए कि उस टाइम पे पूरा माहौल कैसा होगा। जब ये बात जापान सेना को पता लगा तब उन्होंने चीन नागरिकों को बिना कपड़ों में रहने को बोला ताकि वो सबको नंगे देखकर मेल और फीमेल को डिटेक्ट कर सके। ये इतिहास का सबसे बड़ा मास रेपिंग है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि जापान अपने इस घिनौने भरे पास्ट को हमेशा पर्दे में रखा है। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि जापान के सेना ने चीन के नागरिकों को इंसेस्टियस सेक्स एक्ट करने के लिए मजबूर किया, यानी अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध बनाना। अगर इसके खिलाफ कोई भी चाहता था तो उसे आज यूजुअल मौत ही नसीब होता था। इस एक्ट के चलते ना जाने कई बेटों ने अपने माँ और बहन के साथ और कई बेटियों ने अपने बाप और भाई के साथ संबंध बनाया, और ये सब खुलेआम होता था। जापान के सेना के लिए ये सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया था। इसके अलावा जापान की सेना ने उनके ऊपर अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कि अलग अलग जानवरों के खून को लेकर उनके अंदर इंजेक्ट करना या तो फिर उनके बॉडी पार्ट्स को काट के फिर से जोड़ना। अगर किसी भी केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट करना होता था तब वो उनके ऊपर ही प्रयोग करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नवजात बच्चों को बर्फ में या तो फिर तपती धूप में छोड़ दिया करते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पाया गया है कि जापान के सेना ने उनके गुर्दे और कलीजे को पकाकर खाया करते थे, यहाँ तक कि बिना किसी रीजन के छोटे छोटे बच्चों को बड़े बिल्डिंग के खिड़कियों से फेंक दिया करते थे। एक बार तो दो आर्मी कमांडर तोशियाकी मुकाई और तोशियोशी नोडा ने 100 सर काटने का कंपटीशन लगाया, जिसमें कि जो पहले 100 सर को काट देगा वो कंपटीशन को जीत जाएगा। पर उस कंपटीशन के दौरान गिनती में थोड़ा भूल हो गया तो 100 और इंसानों को लाकर खड़ा कर दिया गया ताकि विनर का फैसला हो सके। ऐसे हैवानियत वाले बातें हर रोज जापान के अखबारों में लिखा जाता था और ये बातों को पढ़कर जापान के लोग उनके फौजियों को हीरो समझते थे। जापान सेना के हर एक काम को अखबार में छपाने के लिए उनके देश के द्वारा एक रिपोर्टर को भी अपॉइंट किया गया था। उस टाइम में नानकिंग शहर में कई विदेशी रहते थे। जब जापान के द्वारा चीन पे अटैक किया गया तब सारे अमीर चीनी और कुछ विदेशी नानकिंग शहर को छोड़कर चले गए, पर उनमें से कई विदेशी नानकिंग शहर में रहने का फैसला किया और उन्होंने एक बड़े से जगह को ऑक्यूपाई करके उसका नाम नानकिंग सेफ्टी जोन रख दिया, जहाँ पे चीन के आम नागरिक सेफली रह सके। अगर कोई भी जापानीज उसके ऊपर अटैक करता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता, क्योंकि उस सेफ्टी जोन में कई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले विदेशी जुड़े हुए थे। जब तत्कालीन नानकिंग के मेयर ने उनके नागरिकों को उस जोन में जाने का सलाह दिया तब कई चीनी उस जोन की ओर बढ़ने लगे। ये सब देखकर जापान सेना ने उन सबको रास्ते में ही मारना शुरू कर दिया, पर बहुत सारे चीनी अपनी जान को हथेली पे लेकर उस सेफ्टी जोन में पहुंच गए। हमारा वीडियो इस इंसिडेंट का सिर्फ एक झलक है, इसे तो कई ज्यादा हैवानियत का वर्णन राइटर इरिस चैंग ने अपने किताब द रेप ऑफ नैनकिंग में किया है, जो कि 1997 में पब्लिश किया गया था। माना जाता है कि इरिस चैंग की जान इस बुक ने ही लिया है। असल में इस बुक को लिखते वक्त उन्होंने इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत रिसर्च किया था और इसी दौरान जब वो उन सच्चाइयों को जाना वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लगी। फिर नवंबर 9, 2004 को उन्होंने सुसाइड करके अपना जान ले लिया। खैर, इसके बाद कई जर्नलिस्ट, फॉरेन नेशनल और मिशनरीज इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरवाजे को जब खटखटाते हैं तब जाकर इस इंसिडेंट के ऊपर सबका अटेंशन आया। जब जापान के ऊपर कई देशों का डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा तब जाकर जापान ने अपना ये इनह्यूमन वाला काम को रोका। पर जापान ने एक पपेट गवर्नमेंट को नैनकिंग में गठन किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक वहां पर शासन किया था। चीनी लोगों को जापान के चंगुल से बचाने में जॉन रेबे का मुख्य भूमिका था, जो कि एक जर्मन बिजनेसमैन और नाजी पार्टी के मेंबर थे। इस घटना के कई सालों तक जापान ने अपने इस बर्बरता को दुनिया के आगे एक झूठ बताते आ रहा था, पर सच को कभी न कभी बाहर आना ही था। इस जेनोसाइड में मरे हुए लोगों का संख्या आज भी एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जापान ने इस आंकड़ों को कभी बाहर नहीं आने दिया, पर माना जाता है कि 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। साल 1995 में तत्कालीन जापान प्राइम मिनिस्टर तोमीची मुरायामा पहले एक जापानीज थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के 50वीं सालगिरह में
नैनकिंग घटना के ऊपर एक अपोलॉजी स्टेटमेंट दिया। नैनकिंग जेनोसाइड इतिहास का सबसे बड़ा सेंसिटिव और डिबेटेबल टॉपिक है, जिसको कि कईयों ने इसका जिक्र करना बंद कर दिया है। पर यह इंसिडेंट जापान के ऊपर सदियों तक एक काले धब्बे के जैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और इतिहास के ऊपर कुछ नया जानने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे रोचक वीडियो बनाने के लिए हमें हौसला मिल सके।